लाहौर के एक पुरतइश 5 स्टार होटल में वो मंजर पेश आया जिसने वहां मौजूद हर शख्स को हिलाकर रख दिया। एक मामूली सी गलती पर होटल के मालिक ने गुस्से में आकर एक नौजवान वेटर पर हाथ उठा दिया। वेटर आंसुओं के साथ गिड़गिड़ाया, साहब तनख्वाह से काट लीजिए मगर नौकरी से मत निकालिए। मगर गुरूर में डूबा हुआ मालिक ना माना। इसने इसे जोर से धक्का दिया तो अचानक वेटर की जेब से एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर फ्रेश पर आ गिरी। मालिक की नज़र जैसे ही इस तस्वीर पर पड़ी, इसके कदमों तले से जमीन खिसक गई। वही हाथ जो चंद लम्हे पहले जुल्म कर रहा था अब कांपने लगा। इसने फौरन वेटर को उठाया और सबके सामने कुर्सी पर बिठा दिया। पूरा हॉल साकित हो चुका था। लरजती आवाज में इसके मुंह से निकला, ये तस्वीर, ये तो मेरे खोए हुए। लाहौर की मसरूफ ट्रेन सड़कों के बीच वाक़िया रॉयल पैलेस होटल अपनी शान शौकत में किसी शाही महल से कम ना था। दिसंबर की सर्द और तूफानी रात में जब बाहर बारिश हर शय को मुंजमद कर रही थी, होटल के अंदर रोशनियों, मौसीकी और आसाइश की एक अलग ही दुनिया आबाद थी। शीशे के फानुसों की रोशनी संगे मरमर के फर्श पर बिखर कर यूं चमक रही थी जैसे जमीन पर सितारे उतर आए हो। दीवारों पर लगी नायाब पेंटिंग्स और भारी पर्दे इस हकीकत की गवाही दे रहे थे कि यहाँ दाखिल होने वाला हर शख्स दौलत और ताकत का पुरस्तार है। यह होटल सिर्फ एक इमारत नहीं था बल्कि शहर के बला असर तरीन ताजिर सेठ नज़ीर अहमद की हुक्मरानी की अलामत था। नज़ीर अहमद वो नाम जिसे सुनकर बड़े बड़े सरमायादार भी मोहतात हो जाते थे। एक ऐसा शख्स जिसने गुर्बत की गलियों से उठकर दौलत की बुलंदियों को छुआ, मगर इस सफ़र में इसने अपने जज्बात, एहसासात और इंसानियत को कहीं पीछे छोड़ दिया। 60 बरस की उम्र के बावजूद इसका सख्त चेहरा और फौलादी लहजा इसे कहीं ज़्यादा खौफनाक बना दिया था। इसकी आंखों में ऐसी सर्द महरी थी जो सामने वाले को खामोश कर देने के लिए काफ़ी थी, मगर इस ज़ाहरी रौब के पीछे एक ऐसा जख्म छुपा था जिससे खुद नज़ीर अहमद भी नजरें चुराता रहा। एक ऐसा जख्म जो आज एक टूटी प्लेट और एक पोसीदा तस्वीर के साथ अचानक ताज़ा हो गया था। नज़ीर अहमद की आंखों में ऐसी ठंडी संजीदगी बसी हुई थी। वो सामने खड़े शख्स के हौसले को लम्हों में जमा देती थी। वह नज़म व ज़ब्त का इस कदर असर था कि होटल का अमला इसे एक इंसान नहीं बल्कि एक खामोश आफत समझता था जो किसी भी वक्त बरस सकती है। इसकी मौजूदगी ही फिजा को बोझल कर देती थी और मामूली लफ्ज़िश भी बड़ी सज़ा में बदल जाती थी। मगर इस फौलादी शख्सियत के पीछे एक ऐसा वीरान गोशा छुपा था जिसकी खबर किसी को ना थी। 20 बरस पहले एक हुजूम से भरा रेलवे स्टेशन, एक नन्हा हाथ जो इसकी उंगली से छोटा, और फिर एक ऐसा खला जो कभी पुर ना हो सका। वह इसका इकलौता बेटा था जिसके बिछड़ने के बाद नज़ीर ने दौलत तो बहुत समेटी, मगर दिल का सुकून हमेशा के लिए खो बैठा। वक्त गुजरता गया, कारोबार फैलता गया, मगर बाप का वजूद कहीं रास्ते में मर गया। बाकी रह गया सिर्फ एक सख्त मिजाज ताजिर जो अपने अंदर के शोर और शिकस्ता जज्बात को दूसरों पर सख्ती करके दबाने की कोशिश करता रहा। इसके लिए एहसास एक कमजोरी बन चुका था और रहम एक नाकाबिल माफ़ी जुर्म। आज की रात होटल के लिए गैर मामूली अहमियत रखती थी। शहर के मुअज़्ज़िज़ीन और गैर मुल्की मेहमानों के आज़िज़ में एक शानदार डिनर पार्टी सजाई गई थी। नज़ीर अहमद खुद इंतज़ामात की निगरानी कर रहा था। इसकी तेज़ नज़रें हॉल के हर कोने पर थी और अमले के दिल खौफ से धड़क रहे थे कि कहीं कोई मामूली कोताही इसके गज़ब को ना जगा दे। इसी होटल के पिछले हिस्से में किचन के करीब एक तंग से पेंट्री रूम में 25 साला अदनान आईने के सामने खड़ा था। वो अपनी पोसीदा और पसीने से तर शर्ट के बटन बंद कर रहा था। आईने में झांकती इसकी आंखों में अजीब से खामोश उदासी और भूख की थकन बसी हुई थी। जर्द चेहरा और कमजोर जिस्म इस बात की गवाही दे रहे थे कि जिंदगी इस नौजवान से बहुत कुछ छीन चुकी है, मगर फिर भी वह हर रोज खुद को संभाल कर काम पर आ खड़ा होता था। किसी को खबर ना थी कि इस होटल की चमकती रोशनियों और अंधेरी पेंट्री के दरमियान तकदीर एक ऐसा खेल खेलने जा रही है जो सब कुछ बदल देगा। मुसलसल फाखों और इंथक मुश्कत ने अदनान की जवानी को वक्त से पहले ही थका दिया था। उम्र अगरचा 25 बरस थी,
मगर चेहरे पर पड़ी सर्दी और आंखों में बसी थकन इसे इससे कहीं बड़ा जाहिर करती थी। वो इस होटल में बतौर वेटर चंद दिन पहले ही आया था और अभी इसे यहाँ काम करते हुए एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ था। अदनान अपनी जिंदगी के उन रास्तों से बिल्कुल नावाकिफ था जो इसे इस मुकाम तक ले आए थे कि इसकी परवरिश एक यतीम खाने में हुई और माजी के नाम पर इसके पास सिर्फ कुछ धुंधली यादें और एक पुरानी तस्वीर थी। वो तस्वीर इसके लिए किसी खजाने से कम ना थी जिसे वो हर वक्त अपने दिल के करीब रखता था। इसने ये गहरी सांस ली और बेइख्तियार जेब पर हाथ रखा जहां वो तस्वीर महफूज थी। यही तस्वीर इसके हौसले का आखिरी सहारा थी। जब भी जिंदगी की ठोकरें इसे तोड़ने लगती, वो तन्हाई में इसी तस्वीर को देखकर खुद को यकीन दिलाता कि शायद दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ऐसा है जो इसे अपना समझता हो। यतीम खाने से निकलने के बाद इसकी जिंदगी एक ना खत्म होने वाली आजमाइश बन गई थी। कभी फुटपाथ इसका बिस्तर बनता, कभी किसी ढाबे या होटल में बर्तन धोते हुए दिन गुजर जाते। मेहनत इसका मुकद्दर थी और गुर्बत इसका मुस्तकिल ताखुब। हालात आज भी ज्यादा मुख्तलिफ न थे। मकान का मालिक किराए के लिए धमकियां दे चुका था और अगर इस नौकरी से तनख्वाह न मिली तो एक बार फिर सड़क इसका ठिकाना बनने वाली थी। इसी मजबूरी ने इसे बीमारी और तेज बुखार के बावजूद ड्यूटी पर ला खड़ा किया था। सर में चक्कर आ रहा था, टांगे लड़खड़ा रही थी, मगर वो जानता था कि सेठ नजीर के होटल में बीमार होना कोई अजर नहीं समझा जाता। यहाँ एक दिन की छुट्टी का मतलब नौकरी से हमेशा के लिए हाथ धो बैठना था। किचन में बर्तनों के टकराने और शेफ के चीखने की आवाजों ने एक शोर सा बर्पा कर रखा था। ओए अदनान, जल्दी करो, मेहमान आना शुरू हो गए हैं। हेड वेटर हफीज की सख्त आवाज ने इसे चौंका दिया। अदनान ने घबराकर अपनी टाई दुरुस्त की। जी सर कहता हुआ वो तेजी से हॉल की तरफ लपका। जैसे ही वो हॉल में दाखिल हुआ, ठंडी हवा के झोंकों और एयर कंडीशन की सर्दी ने इसके बुखार को और भड़का दिया, मगर इसने दांत भींचकर खुद को संभाला। आज इसे वीआईपी सेक्शन में तैनात किया गया था जहां खुद सेठ नजीर और इनके खास मेहमान बैठने वाले थे। ये जिम्मेदारी एक एजाज भी थी और एक खतरनाक इम्तिहान भी, क्योंकि सेठ नजीर की मेज पर सर्विस का मतलब था गलती की गुंजाइश। सफर इसी लम्हे हॉल के वस्त में नजीर अहमद महंगे उतालवी सूट में मलबूस इंतजामात का बारीक बीनी से जायजा ले रहा था। इसके चेहरे पर हमेशा की तरह सख्ती और तनाव वाज़ा था और इसकी नजरें हर उस शख्स को ढूंढ रही थी जो जरा सी भी लग्जिश करने वाला हो। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह रात सिर्फ एक डिनर पार्टी नहीं बल्कि एक बिछड़े हुए रिश्ते की तकदीर बदलने वाली है। ये कुधेड़ उम्र मैनेजर फाइल सीने से लगाए नजीर के पीछे पीछे चल रहा था। हर कदम पर इसकी गर्दन झुकी हुई थी, जैसे डांट इसकी आदत बन चुकी हो। नजीर अचानक रुक गया और एक गलडान की तरफ उंगली उठा दी। ये सजावट इतनी फीकी क्यों है? मैंने वाजा कहा था कि सफेद गुलाब ताज़ा होना चाहिए। इसकी आवाज में वही सख्ती थी जो सामने वाले को बोलने से पहले ही खामोश कर देती है। मैनेजर ने घबराकर वजाहत देना चाही। सर, बारिश की वजह से डिलीवरी में कुछ, मुझे वजूहात नहीं चाहिए, नतीजा चाहिए। नजीर ने जुमला काट दिया। अगली बार ऐसी लापरवाही हुई तो अस्तफा खुद ही जेब में डालकर आना। इसकी गूंजती आवाज ने करीब खड़े वेटर्स के दिल दहला दिए। अदनान जो ट्रे उठाए वहीं से गुजर रहा था, एक लम्हे को ठिठक गया। इसका दिल जोर से धड़का। इसने दिल ही दिल में दुआ की कि यह रात किसी तरह खैर से गुजर जाए। इसे पैसों की अशद जरूरत थी। आज अगर जरा सी भी गलती हो गई तो सब कुछ खत्म हो सकता था। मेहमानों की आमद का सिलसिला तेज हो चुका था। बड़ी बड़ी गाड़ियां पोर्च में आकर रुक रही थी और शहर के मौजिज लोग हॉल में दाखिल हो रहे थे। खवातीन के जगमगाते जेवरात और मर्दों की कीमती सूट्स ने माहौल को और ज्यादा चमका दिया था। अदनान के लिए ये सब कुछ किसी और दुनिया का मंजर था। वो सोच रहा था कि एक ही शहर में दो अलग जिंदगियां कैसे सांस लेती हैं। एक वो जिनके पालतू जानवर भी महंगी खुराक खाते हैं और एक वो जो दो वक्त की रोटी के लिए अपनी इज्जत नफीस को दबाए रखते हैं। वो जूस के गिलासों से भरी ट्रे लिए मेहमानों के दरमियान घूम रहा था। बुखार की शिद्दत से इसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा था। जिस्म तप रहा था मगर चेहरे पर मुस्कुराहट जमी हुई थी। वेलकम सर, वो हर मेहमान को यही अल्फाज दोहरा रहा था। अचानक इसकी नज़र मरकजी दरवाजे पर जा ठहरी।
वहां से सेठ नज़ीर एक निहायत अहम मेहमान के साथ अंदर दाखिल हो रहा था। मेहमान के अंदाज से लग रहा था कि वो कोई गैर मुल्की नुमाइंदा है। नज़ीर के लबों पर मुस्कुराहट थी, मगर आंखें अब भी अखाब की तरह हर तरफ निगाह रखे हुए थी। नज़ीर ने इशारे से हेड वेटर को बुलाया और धीमी आवाज़ में चंद हिदायत दी। हेड वेटर ने फौरन नज़र दौड़ाई और अदनान की तरफ इशारा कर दिया। अदनान का दिल धक सा रह गया। क्या इसे बुलाया जा रहा है? वो लरजते कदमों के साथ इस मेज़ की तरफ बढ़ा जहां नज़ीर खड़ा था। ये लड़का नया है। नज़ीर ने अदनान को सर से पांव तक देखते हुए पूछा। इसकी निगाह में इंसान कम, हक़ारत ज़्यादा थी। हेड वेटर ने आजिज़ी से कहा, जी सर, इसका नाम अदनान है, मेहनती लड़का है, आज आपकी मेज़ पर सर्विस करेगा। नज़ीर ने एक सर्द सांस ली और अदनान की तरफ झुककर बोला, ध्यान से सुनो, मेरे मेहमान खास हैं। अगर सर्विस में ज़रा सी भी चूक हुई ना तो मैं सिर्फ नौकरी से नहीं निकलता, इस शहर में जीना मुश्किल कर देता हूँ, समझ आई? अदनान ने खौफ के आलम में फौरन सर हिला दिया। जी साहब, मैं पूरी कोशिश करूँगा। इसकी आवाज़ कांप रही थी और इसे खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि आने वाला लम्हा इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। नज़ीर ने अदनान की कपकपाहट को इसकी कमज़ोरी समझकर नज़रअंदाज कर दिया। इसके नज़दीक लरजते हाथ किसी हमदर्दी के मुस्तहिक नहीं थे, बल्कि नालायकी की अलामत थे। डिनर का बाकायदा आगाज़ हुआ तो हाल में चमचों, प्लेटों और धीमी सरगोशियों की मिलीजुली आवाज़ें फैल गई। फानसों की रोशनी में मेहमान खाने में मसरूफ़ थे और अदनान पूरी तवज्जो के साथ एक मेज़ से दूसरी मेज़ तक जा रहा था। इसके हाथ अब भी लरज़ रहे थे, मगर इसने खुद को ज़बरदस्ती ख्वाबों में रखा हुआ था। वो जानता था कि यहाँ एक लम्हे की लग़ज़िश भी इसकी ज़िंदगी का रुख बदल सकती है। नज़ीर अपने मेहमान के साथ गुफ्तगू में मसरूफ़ दिखाई देता था, मगर इसकी तिरछी नज़रें बार बार अदनान का ताक़ुब कर रही थी, जैसे वो किसी गलती के इंतज़ार में हो। जब अदनान सूप का प्याला रखने के लिए झुका तो अचानक इसके सर में तेज चक्कर सा आया। आंखों के आगे अंधेरा फैलने लगा और इसे महसूस हुआ जैसे ज़मीन इसके कदमों के नीचे से खिसक रही हो। इसने फौरन मेज़ के किनारे को थाम लिया ताकि गिरने से बच सके। ये लम्हा नज़ीर की निगाह से ओझल ना रह सका। ये क्या हरकत है? नज़ीर ने दबी हुई मगर काटदार आवाज़ में कहा, नशा करके आए हो क्या? अदनान चौंक गया। इसने फौरन खुद को सीधा किया और घबराहट में तेजी से बोला, नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है, बस तबीयत कुछ ख़राब है, बुखार है। नज़ीर ने नागवारी से नाक सुकेड़ी, जैसे इसने कोई नाकाबिले बर्दाश्त बात सुन ली हो। अगर बीमार हो तो घर बैठो, वो सर्द लहजे में बोला। यह कोई हॉस्पिटल नहीं है कि हर कमज़ोर आदमी यहाँ आकर खड़ा हो जाए। अदनान खामोश खड़ा सर झुकाए सुनता रहा। वो जानता था कि यहाँ सफाई देना बेकार है। इसके लिए इस लम्हे सिर्फ एक ही मकसद था, किसी तरह यह रात मुकम्मल करना, चाहे इसकी कीमत इसकी सेहत ही क्यों ना हो। नज़ीर के सख्त हुक्म ने अदनान के कदम लड़खड़ा दिए, मगर इसने फौरन सर हिलाकर इताअत की और तेजी से किचन की तरफ बढ़ गया। अंदर पहुंचते ही इसने ठंडे पानी की चिमटे अपने चेहरे पर मारे ताकि घबराहट पर काबू पा सके। फिर बेख्तियार इसका हाथ जेब में गया जहां वो पुरानी तस्वीर महफूज थी। तस्वीर देखते ही इसके अंदर जैसे नई जान सी पड़ गई। एक आदमी मुस्कुराते हुए एक नन्हे बच्चे को अपने कंधों पर उठाए खड़ा था। यही तस्वीर अदनान की पूरी दुनिया थी। वो नहीं जानता था ये शख्स कौन है, मगर यतीम खाने वालों ने बताया था कि जब वो मिला था तो ये तस्वीर इसके कपड़ों में मौजूद थी, इसलिए वो दिल ही दिल में इसे अपना बाप मान बैठा था। इसने तस्वीर पर उंगली फेरते हुए धीमी आवाज़ में कहा, अब्बू आप कहाँ हैं? मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत है। यह आंसू तस्वीर पर गिरा, जिसे इसने फौरन साफ कर दिया, जैसे किसी राज को छुपा रहा हो। इसी लम्हे हेड वेटर की आवाज़ ने इसे चौंका दिया और वह हकीकत में लौट आया। अदनान ने पानी से भरा जग और शीशे के गिलास ट्रे में रखे और दोबारा हॉल की तरफ चल पड़ा, जहाँ फिजा पहले से कहीं ज़्यादा बोझल हो चुकी थी। नज़ीर किसी बात पर उलझा हुआ था और इसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि इसका मूड इंतहाई ख़राब है। जैसे ही अदनान मेज़ के करीब पहुंचा, नज़ीर ने हाथ के एक इशारे से इसे रोक दिया। अदनान वही मुंजमद हो गया, सांस रोके खड़ा रहा कि कब इजाज़त मिले, मगर इसी दौरान नज़ीर ने गुस्से में मेज़ पर जोर से हाथ मारा। खटकरी की खनक हॉल में गूंज उठी और पहले ही खौफज़दा और बीमार अदनान के दिल की धड़कन मजीद बेकाबू हो गई।
अचानक गूंजती हुई आवाज ने अदनान को बुरी तरह घबरा दिया और इसके हाथों में पकड़ी ट्रे डगमगाने लगी। इसने पूरी ताकत से संभालने की कोशिश की मगर हालात इसके काबू में न रहे। लम्हा भर में इसकी कहनी नज़ीर की कुर्सी से जा टकराई और ट्राई में रखा हुआ पानी से भरा जग और शीशे के गिलास उलटते हुए सीधा मेज और नज़ीर की गोद में जा गिरे। शीशे टूटने की करखत आवाज ने फिजा चीर दी और हॉल एकदम कब्रिस्तान की तरह खामोश हो गया। पानी नज़ीर के कीमती सूट में जब्स हो चुका था और खालिन पर कांच के टुकड़े चमक रहे थे। मौसीकी रुक गई, बातें थम गई और बेशुमार नजरें इस एक लम्हे पर जम गई। अदनान का हलक खुश हो गया, चेहरा जर्द पड़ गया और इसे यूं महसूस हुआ जैसे इसने अपनी किस्मत पर खुद मेहरा लगा दी हो। नज़ीर निहायत आहिस्तगी से कुर्सी से उठा। इसके चेहरे पर पड़े पानी के खतरे इसके अंदर के लावे की शिद्दत से जलते महसूस हो रहे थे। रंग सुर्खी मायल हो चुका था और माथे की रगें तन कर उभर आई। वो खामोश था मगर यह ऐसी खामोशी थी जिसमें आने वाले तूफान की आहट साफ सुनाई देती है। अदनान ने लरसते होठों से कुछ कहने की कोशिश की। साहब माफ, मगर अल्फाज इसके गले में ही दम तोड़ गए। नज़ीर ने अभी भीगी आस्तीन को झटका और धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ा। इसकी आंखों में ऐसी सफाक चमक थी जो किसी को भी मफलूज कर देने के लिए काफी थी। अदनान ने घबराकर 2 कदम पीछे हटना चाहा मगर इसके टांगों ने साथ छोड़ दिया और वो वही साकित खड़ा रह गया। अब नज़ीर इसके बिल्कुल सामने था, कद में जरा सा ऊंचा मगर रोब में पहाड़ जैसा, और दांत भींचते हुए निहायत धीमी मगर खतरनाक आवाज में बोला, तुमने मेरी पूरी महफिल बर्बाद कर दी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? 2 टक्के के आदमी। नज़ीर की आवाज में खुशम और रोब दोनों वाज़ा थे और अगले लम्हे इसका हाथ पूरी शिद्दत से अदनान के चेहरे पर जा लगा। चट्टाख तप्पड़ की गूंज हॉल के आखिरी कोने तक सुनाई दी। अदनान जो पहले ही कमजोरी और बुखार के बास निढाल था, इस ज़रब को बर्दाश्त न कर सका और किसी कटी हुई पतंग की तरह जमीन पर गिर पड़ा। इसके होठों से खून की बारीक लकीर बह निकली, कानों में सीटियां बजने लगी और इसकी दुनिया लम्हों के लिए तारीख हो गई। मगर ये तो महज शुरुआत थी। नज़ीर का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। वो अपनी तौहीन का बदला लेने के लिए बेकरार था और गिरे हुए अदनान को अपने मजबूत गिरेबान से पकड़कर उठाने की कोशिश करने लगा। उठो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि नज़ीर अहमद के सूट को नुकसान पहुंचाने की कीमत क्या होती है। इसके धाड़ ने तमाम मेहमानों को हक्का बक्का कर दिया और कोई भी आगे बढ़कर इसे रोकने की हिम्मत ना कर सका क्योंकि सब नज़ीर की सख्त मिजाजी से बाखूबी वाकिफ थे। अदनान ने रोते हुए इसके हाथ पकड़ लिए। खुदारा साहब रहम करें, गलती हो गई, मुझे मत मारे, मैं मर जाऊंगा। इसकी फरियाद में इतना दर्द और खौफ शामिल था कि सुनने वाले के दिल भी नरम हो जाते, मगर नज़ीर का दिल लोहे की तरह सख्त हो चुका था जहां जज्बात की कोई जगह न थी। इसने दांत पीस कर कहा, गलती? यह महज गलती नहीं, यह जुर्म है और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। नज़ीर ने अदनान को झिझोड़ा तो इसकी जेब से एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर थोड़ी सी बाहर निकली आई, मगर अभी तक किसी की नजर इस पर नहीं पड़ी थी। ये मंजर जिंदगी की सबसे तलख हकीकत की अक्कासी कर रहा था। एक बाप अपने ही बेटे पर गुस्से का तूफान बर्पा कर रहा था और बेटा अपने बाप से सिर्फ रहम की भीख मांग रहा था। दोनों इस अजीम रिश्ते से अनजान थे जो कुदरत ने इनके दरमियान कायम किया था। नज़ीर जो बरसों से अपने बेटे के लिए बेचैन था, आज इस बेटे को अपने पैरों तले रोंद रहा था, और अदनान जो बाप के साये की तलाश में था, आज इसी बाप के हाथों जलील हो रहा था। तकदीर शायद इन्हीं लम्हों पर मुस्कुरा रही थी कि देखो इंसान कितना बेबस और लाइल्म है। नज़ीर ने सिक्योरिटी गार्ड्स को गुस्से से हुक्म दिया, कहाँ मर गए हो सब, उठाकर बाहर फेंको इस कचरे को और ये यकीनी बनाओ कि दोबारा यहाँ नजर ना आए। गार्ड्स दौड़ते हुए आए और अदनान को बाजुओं से पकड़ लिया। अदनान ने मजामत की, वो नज़ीर के कदमों में गिरना चाह रहा था। साहब मेरी तनख्वाह, साहब मेरी माँ, नहीं साहब मुझे पैसों की ज़रूरत है प्लीज़। वो झूठ बोल रहा था या सच, ये वक्त सिर्फ इसके लिए जानने का था कि नौकरी बच जाए वरना भूख इसे मार देगी। नज़ीर ने हकारत से मुंह फेर लिया और हुक्म दिया, ले जाओ इसे। अदनान की चीखें हॉल की दीवारों से टकरा रही थी मगर अशराफिया के कानों पर जून तक नहीं रेंगी।
क्योंकि इनके लिए यह महज एक ड्रामा था जो इनके बोरिंग डिनर में थोड़ी हलचल पैदा कर गया। जैसे ही गार्ड्स ने अदनान को घसीटना शुरू किया, इसने आखिरी कोशिश के तौर पर अपने आप को छुड़ाया और नज़ीर के पैरों से लिपट गया, जैसे जिंदगी की आखिरी उम्मीद को अपने बाजू में थाम लिया हो। साहब, खुदा के लिए ऐसा ना करें। अगर आपका कोई बेटा है तो इसका वास्ता मुझे माफ़ कर दें। अदनान की फरियाद में इतनी दर्द भरी अपील थी कि किसी भी दिलदार शख्स को हिला देती, लेकिन जैसे ही इसने बेटे का लफ्ज़ कहा, नज़ीर के जिस्म में करंट सा दौड़ गया। यह लफ्ज़ इसकी सबसे एहसास रग पर लगा। गज़बनाक होकर इसने अदनान को अपनी टांग से झटक दिया और पूरी ताकत से इसके सीने पर लात मारी। खबरदार, जो मेरे बेटे का नाम अपनी गंदी जबान से लिया। लात के धक्के से अदनान दूर जा गिरा और इसी लम्हे इसकी जेब से वो पुरानी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर निकलकर हवा में लहराती हुई फर्श पर गिर पड़ी। फानूस की रोशनी तस्वीर पर बराह रास्त पड़ रही थी और ये नज़ीर के जूतों से महज चंद इंच के फासले पर रुक गई। अदनान दर्द से कर्रा रहा था और नजरें अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज़ पर जमाई हुई थी। वो तस्वीर उठाना चाहता था, मगर जिस्म में हरकत की सिकत न थी। नज़ीर का सीना गुस्से से फूल रहा था। वो मुड़ा ताकि वापस अपनी कुर्सी पर बैठ सके, लेकिन जैसे ही इसकी नज़र नीचे पड़ी, इसके कदम वही जम गए। आंखें इस छोटी सी तस्वीर पर जमी रह गई। लम्हों के लिए वक्त थम सा गया। हॉल का शोर गायब हो गया और सिर्फ तस्वीर की खामोश पुकार बाकी रह गई। नज़ीर के दिल की दुनिया एकदम बदल गई। वो बेख्तियार तस्वीर के सामने जमूद का शिकार हो गया और इस लम्हे इसके अंदर एक ऐसा एहसास उभरा जिसे वो बरसों से दफन किए बैठा था। नज़ीर ने बेयकीनी से पलकें झपकाई। दिल में ख्याल आया, क्या ये इसका वहम है या शराब का नशा? लेकिन तस्वीर हकीकत थी। वही पुरानी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर जो 20 साल पहले इसने खुद बनवाई थी। तस्वीर में 3 साल अदनान खंधे पर उठा हुआ मेले की चहल पहल में मुस्कुरा रहा था। नज़ीर के हाथ पांव ठंडे पड़ गए और इसके चेहरे से खून जैसे गायब हो गया, जो अभी चंद लम्हे पहले शेर की तरह धाड़ रहा था, अब सूखे पत्ते की तरह निढाल हो गया। सेठ नज़ीर अहमद की नजरें इस पोसीदा तस्वीर पर इस तरह जम गई थी जैसे प्यासा आदमी सैराबी पानी की यह खतरा को देख रहा हो। तस्वीर के किनारे मुड़े हुए रंग उड़ चुके थे, मगर इस लम्हे नज़ीर के लिए ये दुनिया की सबसे कीमती चीज़ बन चुकी थी। दिमाग में बरसों की यादों का तूफान आ मिटाया, जो बरसों से लाशौर के तहखाने में छुपा हुआ था। ये वही लम्हा था जब इसने अपने इकलौते बेटे की 3री सालगिरह शालमार बाग में मनाई थी, खुद जवान और मूंछों के साथ अपने बेटे को हवा में उछालते हुए, और अदनान के मौसम चेहरे पर हंसी बिखरी हुई थी। नज़ीर का दिल इतनी जोर से धड़का कि इसे लगा फसलियां टूट जाएंगी। इसके कानों में हॉल की दबी दबी सरगोशियों की आवाज़ महू हो गई और वक्त जैसे थम सा गया। यह लम्हा सिर्फ एक तस्वीर से ज़्यादा था। ये इसकी खोई हुई जिंदगी, गुमशुदा मोहब्बत और बीते हुए लम्हों की मुकम्मल दास्तान थी, जो आज अचानक इसकी निगाहों के सामने जिंदा हो गई थी। मगर नज़ीर के लिए वक्त जैसे थम गया था। वो झुका, इसका मगरूर कमर जो हमेशा किसी के सामने नहीं झुकता था, आज इस छोटी सी पोसीदा तस्वीर के सामने बेबस हो गया था। इसके हाथ कप कपा रहे थे और लरसती उंगलियों से वो तस्वीर छू रहा था, जैसे खुद को यकीन दिलाना चाहता हो कि ये ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है। इसके पूरों में एक अजीब सी सनसनाहट दौड़ गई। ये तस्वीर सिर्फ कागज़ का टुकड़ा नहीं, बल्कि इसकी खोई हुई जिंदगी, बेटे की याद और गुजरे हुए लम्हों की मुकम्मल कहानी थी। इसके आखूब में खड़े गार्ड्स जो अभी अदनान को घसीटने के लिए तैयार थे, नज़ीर की इस हरकत पर हैरान रह गए और एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखने लगे। ये सख्त गिर मालिक जो कभी किसी पर रहम नहीं करता था, अचानक इस तरह क्यों बदल गया? हिम्मत करके मैनेजर थोड़ा आगे बढ़ा और बोला, सर आप क्यों जहमत कर रहे हैं? मैं अभी इसे बाहर ले जा देता हूँ। मैनेजर की आवाज़ नज़ीर के कानों में जैसे पिघले हुए शीशे की तरह गूंजी। जो शख्स अभी तक सदमे में था, अचानक एक जख्मी शेर की तरह पलटा और मैनेजर की तरफ देखा। इसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि यह कैसा दर्द और वहशत थी कि मैनेजर के अल्फाज हलक में अटक गए। नज़ीर ने बामुश्किल कहा, हाथ मत लगाना। खबरदार जो किसी ने इसे हाथ भी लगाया। इसकी आवाज़ में इतना करब और दर्द था कि पूरे हॉल में मौत सा सुकूत छा गया। मेहमान जो खाना खा रहे थे, अपने हाथ रुक गए, प्लेटें खामोश रह गई और सबकी नजरें नज़ीर पर जम गई।
ये मंजर एक बाप की खोई हुई दुनिया के सामने खड़ा होने की दास्तान सुनाता था, जो अब जमीन पर बैठा था। जी हाँ, शहर के सबसे बड़े टाइकून ने अपनी करोड़ों रुपयों की डिनर पार्टी और गैर मुल्की मेहमानों की शान शौकत को एक लम्हे के लिए भुला दिया और वो मैले कुचेले वेटर के सामने बैठ गया। अदनान दर्द और खौफ की शिद्दत से कतरा रहा था। इसकी आंखें नीम वा थी और धुंधली नजरों से देख रहा था कि वही जालिम शख्स जो अभी तक इसे मार रहा था अब इसके सामने बैठा है। अदनान खौफजदा होकर अपने जख्मी हाथों से चेहरा छुपाकर रोते हुए बोला, मुझे मत मारे साहब, मैं चला जाऊंगा, कसम ले लें कभी दोबारा शक्ल नहीं दिखाऊंगा, बस और मत मारे। इन दर्द भरी इल्तिजाओं ने नज़ीर के दिल के 1000 टुकड़े कर दिए और ये अल्फाज इसके लिए नश्तर की तरह थे। वो बेटा जिसे इसने फूलों की तरह पाला था आज इसी के सामने जिंदगी की भीख मांग रहा था, और वो भी अपने बाप के सामने। नज़ीर की आंखों से आंसुओं का सिद बंद टूट गया। वो जब्त ना कर सका। इसकी जिंदगी के उसूल, इसकी आना, इसका रुतबा, सब कुछ आंसुओं में बह गया। कांपते हाथों से इसने अदनान के चेहरे के आगे से हाथ हटाया। अदनान ने डरते डरते आंखें खोली और नज़ीर की भीगी हुई आंखों में देखा। वहां अब वो दरिंदा नहीं था जिसने इसे ठोकर मारी थी, बल्कि ये लाचार टूटा हुआ बूढ़ा इंसान था। नज़ीर ने अपनी लरसती हथेली अदनान के गाल पर रखी, जहां इसके थप्पड़ के निशानात अभी तक सुर्ख थे। इसके लबों से सरगोशी निकली, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तुम्हें मारा। नज़ीर पागलों की तरह अपने हाथों को देखने लगा जिनसे इसने अपनी लख्ते जिगर पर तशद्दुद किया था, और इसी लम्हे इसके दिल में एक छुपी हुई मोहब्बत और पछतावे की आग भड़क उठी जो 20 साल से इसके अंदर दबे हुए जज्बात को बाहर निकाल रही थी। मेहमान अपनी निष्ठों से खड़े हो गए। सब हैरान और परेशान थे। कुछ लोग आगे बढ़कर पूछने लगे, सेठ साहब आप ठीक तो हैं? डॉक्टर को बुलाएं। मगर नज़ीर ने किसी की बात न सुनी। इसने दोनों बाजू फैलाकर अदनान के कमजोर और निढाल जिस्म को जमीन से उठाया। अदनान के कपड़ों पर सालन और मिट्टी लगी हुई थी और नज़ीर का कीमती सूट भी खराब हो रहा था, मगर इस वक्त नज़ीर के लिए कोई चीज़ माने नहीं रखती थी। इसने अदनान को ऐसे सीने से लगाया जैसे कोई माँ अपने बिछड़ने बच्चे को पाती है। अदनान का सर नज़ीर के कंधे पर ढलक गया। वो बुखार और चोट की शिद्दत की वजह से होश खो रहा था। नज़ीर ने इसे सहारा दिया और फौरन वीआईपी कुर्सी पर बिठाया, जहां अभी थोड़ी देर पहले एक वजीर बैठा था। लोग हैरत के समंदर में डूब गए कि ये छोटा सा वेटर जिसे कभी किसी ने खास नहीं समझा अब सेठ नज़ीर की खुसूसी कुर्सी पर बैठा है। नज़ीर ने मेज से पानी का गिलास उठाया और अपने हाथों से अदनान के होठों तक पहुंचाया। पी लो बेटा, थोड़ा पानी पी लो। लफ्ज़ बेटा निकलते ही नज़ीर खुद चौंक गया, मगर ये अल्फाज इसके दिल की गहराइयों से निकले थे। अदनान ने मुश्किल से 2 घूंट पानी पिया और फिर इसकी गर्दन एक तरफ लड़क गई। वो बेहोश हो चुका था। नज़ीर की चीख हॉल में गूंजी, डॉक्टर, कोई डॉक्टर है यहाँ? एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी करो। इसकी आवाज़ में ऐसी तड़प थी कि हर मौजूद शख्स लरस गया। मैनेजर दौड़ता हुआ आया, सर एम्बुलेंस बुला ली है, डॉक्टर रास्ते में है। नज़ीर ने अदनान का हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया। वो हाथ कितने खरदरे और सख्त हो चुके थे। मेहनत और मुश्क़त ने इन नरमो नाजुक हाथों की हालत बदल दी थी। नज़ीर को वो नन्हा सा हाथ याद आया जो कभी इसकी उंगली पकड़कर चलता था। वो ज़ारो खता रोता रहा और बार बार अदनान के माथे पर हाथ रखता, जो बुखार की शिद्दत से तप रहा था, और मुसलसल बड़बड़ाता रहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मेहमानों के दरमियान सरगोशियाँ होने लगी। ये वेटर कौन है? क्या ये सेठ साहब का रिश्तेदार है? मगर नज़ीर इन सबसे बेनियाज था, सिर्फ अदनान के होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। और इसी लम्हे हॉल में मौजूद हर शख्स ने जान लिया कि आज कुछ आम नहीं होने वाला। नज़ीर ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और नरमी से अदनान के माथे से खून साफ करने लगा जो गिरने की वजह से निकला था। खून देखकर नज़ीर की रूह कांप गई। ये इसका अपना खून था जो इसके हाथों बहा था। पछतावे की आग इसके अंदर ही अंदर जल रही थी। वो सोच रहा था कि कुदरत ने कितना भयानक इंतकाम लिया है। 20 साल तक वो जिस बेटे के लिए तड़पता रहा, आज जब मिला तो किस हालत में, और वो भी इस तरह के बाप ही इसका मुजरिम बन गया। नज़ीर ने अदनान की खमीज का बटन खोला ताकि इसे सांस लेने में आसानी हो, और जैसे ही बटन खोला
इसकी नज़र अदनान के गले में मौजूद धागे पर पड़ी जिसमें एक छोटा सा चांदी का तावीज़ लटक रहा था। नज़ीर ने फौरन वो तावीज़ उठाया। ये वही तावीज़ था जो इसकी मरहुमा बीवी ने मन्नत मांगकर अदनान को पहनाया था और इस पर आयतल कुर्सी कंधा थी। अब रही सही कसर भी पूरी हो गई थी। तस्वीर पर शक अब ख़त्म हो गया था। यह अदनान ही था, इसका खोया हुआ बेटा। नज़ीर ने तावीज़ को चूमा और आंखों से लगाया। यह मंजर देखने वालों के दिल भी पिघला गए। वो मगरूर सेठ अब एक बेबस बाप बन चुका था। एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ सुनाई दी, मगर नज़ीर किसी का इंतज़ार न करता हुआ अदनान को अपनी गोद में उठा लिया। हालांकि इसकी उम्र और जिस्मानी हालत में ये आसान नहीं था, मगर बाप की मोहब्बत ने इसे जवानों जैसी ताकत दे दी थी। वह हॉल से बाहर भागा। मेहमान रास्ता छोड़ते गए और बारिश अब थम चुकी थी, मगर नज़ीर के चेहरे पर आंसुओं की बारिश जारी थी। इसने अदनान को स्ट्रेचर पर लिटाया और खुद भी एम्बुलेंस में सवार हो गया। सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल ले चलो, अगर कुछ हुआ तो मैं हॉस्पिटल खरीद कर आग लगा दूंगा। नज़ीर ने ड्राइवर और पैरामेडिक्स अमले पर जोर दिया। रास्ते में नज़ीर ने एक लम्हे के लिए भी अदनान का हाथ नहीं छोड़ा। इसके जर्द चेहरे को देखता रहा और माजी की फिल्म आंखों के सामने चलती रही। वो दिन जब अदनान गुम हुआ था, रेलवे स्टेशन की भीड़, एक साल की तन्हाई और बेपनाह तलाश। नज़ीर ने कितने मज़ारों पर मिन्नतें मांगी थी, कितने अखबारों में इश्तिहार दिए थे, मगर अदनान कहीं नहीं मिला। और आज वो इसी के होटल में, इसी की नाक के नीचे बतौर वेटर काम कर रहा था और वो इसे पहचान ना सका। नज़ीर को अपनी बसीरत और दौलत पर लानत भेजने का दिल कर रहा था, मगर दिल के अंदर एक शोला उम्मीद का भी जल रहा था। अब इसका बेटा वापस आ गया था। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टरों की टीम ने अदनान को फौरी तौर पर इमरजेंसी वार्ड में मुंतकिल कर दिया और नज़ीर को बाहर रोक दिया गया। वो शीशे के दरवाजे से अंदर झांक रहा था, जहां डॉक्टर्स एहतियात से अदनान को ऑक्सीजन फराहम कर रहे थे और ड्रिप लगाई जा रही थी। वक्त का हर लम्हा नज़ीर पर सदियों की तरह गुजरता महसूस हो रहा था। कुछ ही देर में होटल का मैनेजर और चंद खास दोस्त भी हॉस्पिटल पहुंच गए, मगर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि नज़ीर से कुछ पूछे। नज़ीर राहदारी में टहल रहा था। टाई ढीली थी, कोट पर खून और मिट्टी के धब्बे थे और बाल बिखरे हुए थे। वो बार बार आसमान की तरफ देखकर हाथ उठाता और खामोशी से दुआ मांगता। फिर शीशे के करीब जाकर अदनान को देखता रहा। तकरीबन 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आया। नज़ीर फौरन इसके पास झपट कर पहुंचा। कैसा है वो? होश आया इसे? कोई खतरा तो नहीं? नज़ीर ने बेशुमार सवाल किए। डॉक्टर ने मास्क हटाते हुए संजीदगी से कहा, सेठ साहब, मरीज की हालत काफ़ी तशवीशनाक है। शदीद बुखार और कमज़ोरी है और सर पर चोट के बाद अंदरूनी सदमा भी पहुंचा है। नज़ीर के दिल ने धड़कना छोड़ दिया और इसने घबराकर पूछा। डॉक्टर ने आहिस्ता कहा, ऐसा लगता है कि वो काफ़ी अरसे से शदीद जहनी दबाव और ग़िज़ाई किल्लत का शिकार रहा है। इसके जिस्म पर पुरानी चोटों के निशान भी हैं, जैसे इस पर पहले तशद्दुद किया जाता रहा हो। डॉक्टर के अल्फाज ने नज़ीर के सीने पर बम की तरह धचका दिया। इसे याद आया कि वो खुद भी इस जुल्म में शामिल हो गया था। डॉक्टर साहब, मुझे मेरा बच्चा सलामत चाहिए। दुनिया का जो मर्जी इलाज करें, जितना मर्जी पैसा लगे, परवाह नहीं, बस इसे बचा लें। नज़ीर ने अपने हाथ डॉक्टर के हाथों पर रख दिए। डॉक्टर ने इसे पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इसे आईसीयू में रखा गया है, कुछ वक्त लग सकता है। डॉक्टर चला गया और नज़ीर थककर बेंच पर बैठ गया, अपना सर हाथों में दबा लिया। मैनेजर ने हिम्मत करके इसके कंधे पर हाथ रखा, मगर नज़ीर की नज़रें अब भी शीशे के अंदर अपने बेटे पर जमी हुई थी। दिल के अंदर खौफ, पछतावे और मोहब्बत का तूफान दौड़ रहा था। सर, आप घर चले जाएं, आराम करें, हम यहाँ हैं। मैनेजर ने नज़ीर की थकी हुई हालत देखकर कहा, मगर नज़ीर ने सर उठाया। इसकी आंखें सुर्ख अंगारे की तरह जल रही थी। घर, मेरा घर वही है जहाँ मेरा बेटा है। मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैनेजर हक्का बक्का रह गया। बेटा? सर, ये आप क्या कह रहे हैं? वो वेटर आपका बेटा कैसे हो सकता है? वहाँ मौजूद सब लोग सांस रोककर जवाब के मुंतज़िर थे। नज़ीर ने गहरी सांस ली और अपनी जेब से वो मुड़ी हुई ब्लैक एंड वाइट तस्वीर निकाली जो अदनान की जेब से गिरी थी और मैनेजर के हाथ में थमा दी। फिर इसने अपना बटवा निकाला और इसमें से एक तस्वीर और निकाली जो बिल्कुल नई और साफ थी, लेकिन असल तस्वीर की मुकम्मल कॉपी थी। देखो इसे, नज़ीर ने भारी आवाज़ में कहा। ये दोनों तस्वीरें एक ही हैं।
वो तस्वीर जो इस लड़के की जेब से गिरी वो असल है, और ये जो मेरे पास है ये इसकी याद है। ये लड़का कोई वेटर नहीं, ये अदनान है, नज़ीर अहमद का बेटा, इस होटल का वारिस और मेरी जिंदगी का वाहिद सरमाया। नज़ीर की आवाज़ में जो यकीन, दर्द और आजिज़ी थी, इसने सबको खामोश कर दिया। मैनेजर ने हैरत से दोनों तस्वीरों को एक साथ मिलाया तो इसके भी रोंगटे खड़े हो गए। वाकई ये दोनों एक ही तस्वीर थी। सब लोग हैरत ज़्यादा थे कि तकदीर ने कैसा खेल खेला। बादशाह का बेटा फकीर बनकर इसी के दर पर पहुंचा और बादशाह ने इसे पहचानने से पहले ठोकर मार दिया। नज़ीर ने नम आंखों से आईसीयू के दरवाजे की तरफ देखा और सरगोशी की। मुझे नहीं मालूम कि ये 20 साल कहाँ रहा और किन हालात से गुजरा, लेकिन इतना जानता हूँ कि आज के बाद इसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। रात गहरी होती जा रही थी और हॉस्पिटल के सफ़ेद रोशनियों में एक बाप अपनी खोई हुई दुनिया के वापस मिलने पर शुक्र अदा कर रहा था और अपने किए पर पछताने के साथ साथ अपने बेटे को गले लगाने के लिए तैयार था। जैसे कि जिंदगी ने इन दोनों के दरमियान काट दी गई दूरी को एकदम पुर कर दिया हो। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।